हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रीना दांगी और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक घटनाएं, ध्वनि और प्रकाश। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किन किन माध्यम में से पार होकर जा सकता है, कौन सा ऐसा माध्यम है जहाँ से वो पार होकर नहीं जा सकता, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, और जानेंगे हम दर्पण के बारे में कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, कौन सी सतह अच्छे परावर्तक का कार्य करती है और कौन सी सतह ऐसी होती है जिसकी वजह से परावर्तन पर बुरा असर पड़ता है, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम और कौन सी सतह परावर्तन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा पहला टॉपिक आज का, परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है उस माध्यम को कहा जाता है प्रकाशिक माध्यम। और इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है पारदर्शी या पारदर्शक, अपारभासक और अपारदर्शक। पारदर्शी मतलब कि जिसमें दर्शन कैसे हो जाए, हमें आर पार हो जाए, यानी जिनमें से प्रकाश एक पार से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, यानी कि प्लेन कांच जो होता है हमारा या पतली पन्नी जो होती है, लाइट यहाँ से निकलेगी और उसके पार आसानी से चली जाएगी। अपार कांच, ऐसा कांच जिसपे स्क्रेच आ जाते हैं तो उसमें से जितनी संपूर्ण मात्रा है प्रकाश की वो पार होके नहीं जाएगी, उसे कहेंगे हम अपारभाषक। जैसे हम देखते तो धुंधला सा दिखाई देता है हमें कोई भी वस्तु। और अपारदर्शक जैसे कि ये मार्कर, इसमें से प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जा सकता या हमें आर पार नहीं दिखाई देता, तो ऐसी चीजें कहलाती हैं अपारदर्शक। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, मान लीजिए कि लाइट है आपकी और ये ऐसे जा रही है, तो ये जो लाइन बनेगी एक किरणों के रूप में प्रकाश जा रहा है, एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, तो इन किरणों को ही कहा जाता है प्रकाश किरण एक। और जब ये बहुत सारी किरणें इकट्ठी हो जाती हैं तो इन्हें कहा जाता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज या ग्रुप ऑफ लाइट, यानी कि एक लाइन रहेगी तो प्रकाश किरण और बहुत सारी किरणों का गुच्छा, उसे कहा जाएगा प्रकाश पुंज। अब ये एक बिंदु पर किस प्रकार से मिल रही है, फिर परावर्तित होकर कैसे जा रही है, उस आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला देखते हैं हम अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज करता है कि जितनी भी लाइटें आ रही हैं उन सबको एक पॉइंट पर मिला देता है, यानी कि सभी को इकट्ठा कर देता है ना, तो ये कहलाता है अभिसारी। दूसरा होता है अपसारी। अपसारी ये जनरली गोलीय दर्पण के अंदर होता है। ये क्या करता है, सभी किरणों को एक स्थान पर लाकर मिला देता है, उसे कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। कि एक पॉइंट से जो लाइटें निकल रही हैं उनको दूर दूर फैलाने का काम करेगा अपसारी। अभिसारी का उल्टा होता है अपसारी। और तीसरा प्रकार होता है समांतर प्रकाश। समांतर प्रकाश पुंज यानी जिस सोर्स से लाइट निकली है वो सरल और सीधी रेखा में गमन करेगा, बिल्कुल, और जितनी भी किरणें हैं उनके बीच में हमेशा जो दूरी है वो बराबर रहेगी, एक दूसरे के समानांतर गति करेगी। तो क्या देखा हमने, प्रकाश किरण, प्रकाश एक सीधे ही सरल रेखा में गमन करता है और उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण। किरणों के गुच्छे या समूह को कहा जाता है प्रकाश पुंज। ये तीन प्रकार का होता है। यदि सभी किरणें एक स्थान पर जाकर मिल जाए तो इसे कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। यदि एक स्थान से निकलने वाली प्रकाश किरणें अलग अलग स्थानों पर चली जाए तो उसे कहा जाता है अपसारी प्रकाश पुंज। और यदि जिस स्थान से या जिस स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही हैं वो सीधी सरल रेखा में एक दूसरे के समानांतर बराबर दूरी बनाए रखते हुए गति करती है तो उसे कहा जाता है समांतर। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, जो हमारा सिंपल सा कांच और इन मिरर है उसमें हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है तो वो परावर्तन के कारण ही दिखाई देता। इस प्रकार से भी किरणें परावर्तित हो सकती हैं। और सेम उसी मार्ग में भी, यानी कि जो प्रकाश किरण आपतित होती है वही परावर्तित होकर आ जाए, वापस आ जाए, उसे कहा जाता है परावर्तन। इसके प्रकार देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित और अनियमित परावर्तन। यदि
जो प्रकाश किरण किसी भी प्लेन यानी चिकनी सतह के ऊपर आ रही है इस प्रकार से, तो उसका जो परावर्तन होगा वो भी एक सरल मार्ग में होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे वो आपतित होगी वैसे ही परावर्तित होगी। उनके बीच की जो दूरी है बराबर बनी रहेगी। पर अनियमित क्या होगा, यदि सरफेस कैसी है, आपकी सतह खुरदुरी है, तो प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, ये वाली प्रकाश किरणें हैं वो विभिन्न दिशाओं में ऐसे फैल जाएंगी इस प्रकार से। यहाँ पर क्या था, जिस प्रकार से आई उसी दूरी से परावर्तित हुई, उसी हिसाब से समानांतर। और यहाँ पर क्या हुआ, आई तो सभी सीधी सरल रेखा में थी समानांतर, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये सतह एक जैसी नहीं थी तो ये अलग अलग दिशाओं में फैल गई। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अखबार, खिड़की, दरवाजे, तो अखबार यदि बहुत ज्यादा चिकना होगा तो हमें पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारा प्रकाश हमारी आंखों में आएगा एकदम डायरेक्टली, और ये क्या होगा, इधर उधर बिखर जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा समतल कांच या हमारा आईना। जो परावर्तन हो रहा है वो दो नियमों के कारण होता है। पहला कि आपतित किरण और अभिलंब बिंदु, और तीसरा परावर्तित किरण, ये तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। देखिए ये कोई सरफेस हो गई, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इन दोनों के बीच में होता है अभिलंब। तो ये तीनों जो हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोण के मान के बराबर होता है, यानी आपतन कोण, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्शन एंगल ये हो जाएगा आर। तो आई और आर हमेशा दोनों बराबर होंगे। ये परावर्तन के नियम है। आपतित किरण, अभिलंब बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा नियम है आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, परावर्तन कोण, दोनों एक ही तल में स्थित होंगे। अब देखते हैं हम प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो कब बनता है कि जब कोई भी किरण आपतित हो रही है, तो चाहे उसका अपवर्तन हो रहा है या परावर्तन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पर मिलती है और उस वस्तु की इमेज को क्रिएट करती है। तो ये दो प्रकार से होता है। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी, देखिए वास्तविक में क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी किरण किसी भी सरफेस के ऊपर आ रही है, यहाँ पर जैसे इसने ये टकराएगी और इससे या तो यहाँ पर आके मिलेगी या फिर इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, तो कहीं पर भी ये एक इमेज का फॉर्मेशन करेगी, यानी कहीं पर भी आपतित किरण आके जरूर मिलेगी, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो वो प्रतिबिंब कहलाएगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। और ये होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी यानी कि किरणें कहीं पर भी मिलती नहीं है, सिर्फ समांतर गति करती रहती हैं। बस ये क्या होता है कि किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इनका एक फोटो लिया जा सकता है इमेज का, लेकिन ये जो प्रतिबिंब रहेगा वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब को किसी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ये जा रही है और ऐसे कोई सरफेस है उससे टकराएगी तो ये ऐसे जाती हुई रहेगी, इस टाइप से मिलेगी नहीं। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी किरणें आ रही है इस प्रकार से भी हो सकता है, फिर ये ऐसे टकराई। अभी हम इनके दर्पण के अंदर उदाहरण देखेंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पर ये फोकस है, यहाँ से टकराई, ऐसे कोई एक किरण फिर इधर से आ रही थी, ये आ रही है, यहाँ टकराई और यहाँ पर परावर्तित हुई है इस प्रकार से। तो ये किरणें क्या होंगी, कहीं ना कहीं पर जाके मिलेंगी, मिलती हुई हमें प्रतीत होगी, तो वहीं पर जाके उस वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण। मान लो कि कोई एक वस्तु रखी हुई है, इससे ये किरणें ऐसे जा रही हैं, ये तो ये इस प्रकार से मिलेंगी, कहीं ना कहीं पर जाके मिलेगी, और जहाँ पर ये मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। इसमें क्या होता है, किरणें कहीं एक बिंदु से आती हुई प्रतीत। हम दर्पण, दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण।
अवतल दर्पण इस टाइप का रहेगा और इसके यहाँ पर पीछे की सतह कलर की हुई रहती है। और ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, जो हमें इस टाइप से कटोरी के आकार का दिखाई देगा। बाहर की जो सतह होती है कटोरी की, उसके जैसा दिखाई देता है। ये परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर दबी हुई, क्योंकि यहीं से परावर्तन होगा। जैसे मान लीजिए कोई कांच इस प्रकार का, तो अंदर की ओर दबी हुई हो तो उत्तल दर्पण, और जिसकी परावर्तक सतह क्या हुई, बाहर निकली हुई हो, उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। अब मान लीजिए इसके ऊपर प्रकाश पुंज को डाला जाता है, इसके ऊपर कोई प्रकाश पुंज डाला जा रहा है तो वो इस प्रकार से होगा, और इसके ऊपर आएगा तो अभी हमने पढ़ा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु। ये कोई हमारा उत्तल दर्पण है। तो यदि एग्जाम में हमें प्रश्न पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं अभी। ये कहलाएगा वक्रता केंद्र। कोई भी जो दर्पण है, अगर उसको हम पूरा कंप्लीट गोला बना दे और उसका केंद्र बना दे तो उसे कहा जाएगा वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र हो गया। इसे कहा जाता है अभिलंब बिंदु। ये हम पढ़ चुके हैं, जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मिलती है, उसे कहा जाता है अभिलंब बिंदु। अभिलंब बिंदु बिंदु हो गई, ये अभिलंब रेखा हो जाएगी। और इस बिंदु को ध्रुव भी कहा जाता है, ध्रुव। वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के बीच का जो स्थान होता है, दोनों के एकदम बीच का, यदि मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दूरी है तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो ये होता है हमारा फोकस। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस कहा जाता है। और यहाँ से ये जो दूरी होती है केंद्र से लगा के ध्रुव तक, इसे कहा जाता है त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जैसे किसी हमने मैथ्स में पढ़ी है किसी गोले की त्रिज्या, उसी प्रकार से ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब यदि फोकस से हम एक सीधी लाइन खींच दें तो इसे कहा जाए फोकस तल। ये जो फोकस से होकर जो लाइन गुजरती है, इसे कहा जाता है फोकस तल। ये अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में एक जैसा ही अंतर क्या होगा कि जो अवतल दर्पण है फोकस यहाँ पर उसके सामने होगा, और यदि उत्तल दर्पण होता है तो फोकस उसके हमेशा पीछे होगा। तो सारी चीजें किधर होंगी, जब फोकस पीछे होगा तो वक्रता केंद्र भी पीछे होगा, क्योंकि किरणें क्या हो रही हैं, पीछे जाकर मिल रही हैं। जो भी किरणें हैं वो सब फोकस पे जाकर पीछे की तरफ मिलेगी। इस प्रकार सेम इसका फोकस वक्रता केंद्र, यहाँ से जो गुजरेगी लाइन फोकस तल कहलाएगी। ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये ध्रुव बिंदु हो जाएगा। दोनों के